हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लोकपाल की आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व बताना है और आलोचना। यानी इस तरह का यदि क्वेश्चन आए कि लोकपाल की आवश्यकता बताइए, उसका महत्व बताइए, उसकी आलोचना या समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले 3 लेसन हुए, आप उनको जरूर देखिए क्योंकि उन्हीं से कहीं ना कहीं ये लिंक है, तो उसके आगे का है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी हर एग्जाम में ये इस समय आ सकता है क्योंकि ये लेटेस्ट लास्ट ईयर लोकपाल की नियुक्ति हुई थी। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यदि हम आज की स्थिति भारत की बात करें तो भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। प्रशासनिक स्तर पे देखो चाहे राजनीतिक स्तर पे देखो, भाई भतीजावाद लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता थी। ऐसी कोई संस्था चाहिए थी जो इस भ्रष्टाचार को, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक राजनीतिक साठगांठ हो, इसको कुछ कम कर सके। ऐसी कोई स्वतंत्र, क्योंकि जितनी भी जैसे जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां थी वो सब सरकार के प्रत्यक्ष कंट्रोल में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जांच विधि में हमेशा क्या है, सवाल उठाए जाते हैं। तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता क्यों है लोकपाल जैसी? क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद बढ़ रहा था, तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था की जरूरत थी जो कि लोकपाल। ओके, इसके बाद न्यायालय कार्य का बोझ लगातार बढ़ रहा है। यदि आप ये उम्मीद लगाओ कि हर जगह न्यायालय देखे, भ्रष्टाचार प्रशासनिक राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार भी न्यायालय देखने लगे, तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी न्यायालय में बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं, बोझ काम का बढ़ रहा है, और यदि वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी देखे तो थोड़ा सा असंभव लगता है कि सही स्तर पर चीज़ें हो पाएंगी। इसलिए न्यायालय बोझ बढ़ने की वजह से प्रशासनिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए लोकपाल की आवश्यकता महसूस कीजिए। सरकार की विवेकी शक्तियों के विरुद्ध बहुत सारे जो कार्यपालिका शक्तियाँ ऐसी होती हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो विवेकाधिकार प्राप्त होती हैं, यानी वो उनसे संबंधित कोई नियम कानून नहीं होता, वो खुद व्यक्ति को या संस्था को या लोक सेवक को निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ऐसे विवेकाधीन शक्तियों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की संभावना रहती है। तो इन विवेकाधीन शक्तियाँ, जैसे कोई लोक सेवक है उसको विवेकाधीन शक्ति है कि वो किसी को योजना के लिए एलिजिबल बता सकता है या अन्य कोई फायदा पहुंचा सकता है, तो उसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय तो हर जगह पहुंचेगा नहीं। तो ऐसी विवेकाधीन शक्तियों पे के विरुद्ध जांच का जो काम करेगा लोकपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। 3 पॉइंट हो गए, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है, न्यायालय का जो बोझ बढ़ रहा है, और साथ ही जो विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त होती प्रशासनिक अमले को, उनके विरुद्ध लोकपाल जाँच करेगा। निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच संस्था की आवश्यकता, इस तरह की जांच संस्था चाहिए थी जो निष्पक्ष रहे, राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग रहे, स्वतंत्र रहे। तो वो काम लोकपाल के पास है, वो लोकपाल कर सकती है, निष्पक्ष भी है, स्वतंत्र भी है, और इसको मतलब किसी तरह से राजनीतिक दबाव भी नहीं रहेगा। पहले से कार्यरत संस्थाओं की असफलता, इसके पहले जो भी भ्रष्टाचार से संबंधित प्रयास किए गए थे कम करने के, वो उतने सफल नहीं हुए। इसलिए भी एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो उन असफलताओं को दूर कर सके। राजनीतिक एवं प्रशासन के गठजोड़ को तोड़ना, कोई भी भ्रष्टाचार होता है वो राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों का मिला जुला रूप होता है। सिर्फ अकेले राजनीतिक भ्रष्टाचार से ही सब कुछ संभव नहीं है, ना अकेले प्रशासनिक भ्रष्टाचार। जब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों गठजोड़ बढ़ते हैं तभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस गठजोड़ को तोड़ने का काम कर सकता है लोकपाल। जन शिकायत निवारण, निष्पक्ष एवं शक्तिशाली संस्था का अभाव, यानी यदि कोई से शिकायत मिलती है कि यहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो यदि जानकारी मिले और उनका समाधान करने के लिए संस्था ना हो तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही मिलेगा। तो इस समस्या का भी समाधान एक निष्पक्ष और शक्तिशाली लोकपाल संस्था से हुआ है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट थे जो कि लोकपाल के महत्व को या उसकी आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आई थिंक आप क्लियर समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आप लिख पाएंगे यदि आता है कि लोकपाल की आवश्यकता क्यों रही या लोकपाल का महत्व क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे कि क्यों इस समय लोकपाल की ज़रूरत रही। ठीक है, एक नज़र आप डाल दीजिए। भ्रष्टाचार का बढ़ना, न्यायालय में बोझ बढ़ना, ठीक है, सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के विरुद्ध जांच करना, स्वतंत्र संस्था की जरूरत थी, पहले जो मौजूद संस्थाएं थी वो असफल हुई, राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़, ये सारी चीज़ें हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी। तो इन समस्याओं को कम करना, उपयुक्त समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से लोकपाल जैसी संस्था की मांग हो रही थी। और मैंने आप पिछले लेसन में जाओगे तो मैंने इसके इतिहास की भी बात की थी कि कैसे कैसे प्रथम प्रशासनिक
सुधार आयोग ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सिफारिशें की, और फिर जाके 2011 में अन्य हजारे का फिर आंदोलन, ये सारी चीज़ें के एक क्रमबद्ध रहा। और यहाँ तक कि 8 बार लोकपाल अधिनियम को क्या हुआ है, पेश किया गया है, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इसकी मांग लंबे समय से चली आ रही थी, और जब 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए तो इतना हो गया कि अब लोकपाल अधिनियम लागू होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसकी आलोचना की, हमने इसकी महत्व देख लिया, आवश्यकता देख ली, इसमें कुछ कमियां भी। एक कमियां इसकी, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किए गए। जो सबसे इसकी महत्वपूर्ण बात है कि संवैधानिक प्रावधान नहीं हुए, तो इससे क्या हो सकता है कि सरकारें जब चाहें तब इसमें परिवर्तन कर सकती हैं एक साधारण कानून के द्वारा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि इसको कार्य क्षेत्र इसकी सीमित है, शक्तियाँ सीमित है, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, और ये जो सहायता भी लेती है, जैसे सीबीआई से सहायता ली, तो सीबीआई तो कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण में, तो यानी इसके पास अपना खुद का स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए खुद का अभिकरण भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे, और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि एक लोकपाल पूरे देश में कैसे संभालेगा। तो ये भी एक इसकी आलोचना है कि पूरे देश का जो भ्रष्टाचार का वर्डन होगा इसके ऊपर बढ़ेगा। दूसरा, अभी तक आप विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब एक और उसी तरह की न्यायपालिका लेवल की संस्था आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष। तो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति पैदा होगी, जो कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के विपरीत होगी, लोकतंत्र के विपरीत होगी। क्यों? क्योंकि ये संस्था जो है किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है, जैसे संसद के प्रति। तो ये सारी आलोचनाएं जो की गई हैं मैं यहाँ एक एक डिस्कस करूँगा। यानी अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष बाद, देखिए 2014 में लागू हुआ, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति जाके 2019 में होती है। तो यदि लागू होने के 5 वर्ष बाद आप नियुक्ति कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये इस बात को दिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी कमजोर है इस अधिनियम को लागू करने की। तो पहली आलोचना यहीं से शुरू हो जाती है कि आप लागू करने के बाद नियुक्ति 5 साल में कर रहे हो, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं, पहली आलोचना, कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमजोर होना। और ये 5 वर्ष बाद जो नियुक्ति होती है, ये आलोचनाओं में तीव्र वृद्धि कर देती है और आलोचना ज़्यादा होने लगती है इसकी। ठीक है, कि आपने नियुक्ति जब 5 साल बाद की, तो आप कैसे इसको सही से काम करने दोगे, कैसे इसमें आगे चल के परिवर्तन ना कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संवैधानिक दर्जा ना दिया जाना, न्यायपालिका के सम्मान को घटाने वाली न्यायपालिका के काम भी, कहने का मतलब जो एक अलग से संस्था बन गई जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, तो एक टकराव की स्थिति की एक संभावना कही जा सकती है। अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन संभावना है। आलोचना ऐसे ही होती है कि क्या संभावना बन सकती है आगे चल के। संवैधानिक आदर्शों के प्रतिकूल, अभी देखेंगे कि आदर्शों के प्रतिकूल क्यों बोल रहे हैं इसको। कुछ लोग इसे तानाशाही भी बोलेंगे, क्योंकि एक तरफा पूरे देश में एक लोकपाल संभालेगा जो अध्यक्ष रहेगा, तो ये तानाशाही संस्था भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। जटिल और विवादास्पद व्यवस्था, अब इसकी संरचना ये इसकी संरचना ही विवादास्पद है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा था, आप पिछले लेसन जब देखोगे कि जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति चयन समिति में राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, पीएम होता है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है, और कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और एक विख्यात प्रख्यात व्यक्ति होता है। तो इतनी जब आप प्रधानमंत्री को नियुक्ति समिति में शामिल, चयन समिति में शामिल कर रहे हो, और लोकपाल को बोल रहे हो को प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच भी करेगा, तो कैसे संभव है? वही व्यक्ति उसकी नियुक्ति कर रहा है, वो उसके खिलाफ जांच कैसे कर सकता है? हो सकता है नियुक्ति जब हो रही है तो वो एहसान माने। तो इस टाइप की कुछ संभावना है कि इसकी जो व्यवस्था है, इसकी जो संरचना है, वो विवाद का कारण है। सीजीआई की समान स्थिति होने के कारण, यानी न्यायालय से इसके टकराव की स्थिति बनने की भी संभावना कुछ लोगों का मानना है। चतुर्थ शक्ति, जैसे लोकतंत्र के प्रतिकूल, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी तरह इसको बोलते हैं कुछ लोग, एक चतुर्थ शक्ति तैयार हो गई, तो ये भी लोकतंत्र के आदर्शों के प्रतिकूल है। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी जैसे आप जानते हो जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन एक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यानी लोकतंत्र के तो प्रतिकूल हो गई ना, इसलिए इसको तानाशाह या संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बोलते हैं, आपको ध्यान रखना होगा।
संपूर्ण देश के लिए अकेले लोकपाल है, एक ही लोकपाल है, तो देश के भ्रष्टाचार के मामले यदि आना शुरू होंगे तो लगातार संख्या बढ़ेगी और बोझ बढ़ेगा इसमें। विशाल क्षेत्रफल वाले देश में सफलता संदिग्ध। देखिए जो छोटे देश होते हैं तो उनमें इस तरह की संस्थाओं की सफलता की दर, एक सफल होने की दर ज़्यादा होती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में इस तरह का कि बहुत सारे मामले आने लगे हैं, एक संस्था है जिसके पास खुद का जांच एजेंसी नहीं है, तो सफलता कहीं ना कहीं संदिग्ध होती है। लेकिन फिर भी यदि एग्जाम में आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों, या इसका महत्व क्या है, या इसकी आलोचना कीजिए, या इसकी समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, तो आप इस तरह से आंसर लिखोगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके पहले की भी लेसन आप जरूर कर लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।